नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 10 चतुर्भुज के अभ्यास 10D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आकृति 10.22 ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। अब देखिए यहाँ हमें एक आकृति दिया गया है 10.22 जिसमें एक चतुर्भुज ABCD है जो कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा जा रहा है वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह नंबर 1 समांतर चतुर्भुज होगा, नंबर 2 आयत होगा, नंबर 3 वर्ग होगा। तो हम यह जानते हैं कि समचतुर्भुज, आयत और वर्ग यह तीनों एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं जिसमें कुछ अलग गुण होता है जिससे कि हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के प्रतिबंधों को जानेंगे कि यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर CD, यह जो AB है इसी के बराबर यह CD होगा। ठीक है, तथा BC बराबर AD, BC के सम्मुख भुजा है AD, यह दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा है AB समांतर CD तथा BC समांतर AD, मतलब यह जो AB है और यह CD है यह सम्मुख भुजा है, यह दोनों समांतर होती हैं, तथा BC की सम्मुख भुजा AD है, यह दोनों भी समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ कोण B है, इसका सम्मुख कोण कोण D होगा, तो यहाँ कोण B बराबर कोण D होगा। ठीक है, तथा कोण A का सम्मुख है कोण C, तो यहाँ कोण A बराबर कोण C होगा। ठीक है, अगला है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ विकर्ण AC है और यह विकर्ण BD है। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। ठीक है, अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि AO बराबर OC, ठीक है, तथा BO बराबर OD। ठीक, तो यह हो गया समांतर चतुर्भुज का गुण। अब इसमें कौन सा गुण अलग होता है जिससे कि वह इसे एक समचतुर्भुज बनाता है। तो इसके लिए हम समचतुर्भुज की विशेषता को भी देख लेते हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होती है जिसमें नंबर 1 जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह चारों भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण B का सम्मुख कोण हुआ कोण D, तो यह दोनों बराबर होंगे, और कोण A का सम्मुख कोण हुआ कोण C, यह दोनों भी बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यह दोनों पॉइंट एक दूसरे में मैच कर गए। अगला है विकर्ण असमान होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी अलग अलग होते हैं, मतलब यह AC और BD दोनों का माप अलग अलग होता है, तो यह भी पॉइंट इसमें मैच करेगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और यहाँ भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी विकर्ण जो BD है और AC है, यदि यह एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं तो यहाँ AO बराबर OC तथा BO बराबर OD होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ यह तीनों पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहा है। जो अलग है वह है कि यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ अगर AB बराबर है BC के, ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं को हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार BC के बराबर है CD, यह दोनों भी संलग्न भुजाएं हैं, और CD के बराबर है AD, तो यह भी संलग्न भुजाएं हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ABCD को एक समचतुर्भुज होने के लिए संलग्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संलग्न भुजाएं बराबर हो।
ठीक है। यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी संलग्न भुजाएं भी बराबर हैं तो वह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट आयत को देखेंगे। तो देखिए, आयत के प्रतिबंधों को देखें तो आयत वह समांतर चतुर्भुज होती है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, मतलब यह दोनों पॉइंट मैच कर रहा है। यह AB बराबर CD तथा BC बराबर AD होता है। ठीक है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और यहाँ भी दिया गया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो यह दोनों पॉइंट मैच कर रहा है। ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। अब देखिए, यहाँ सम्मुख कोणों को बराबर बताया गया है, परंतु यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। आयत होने के लिए यहाँ जो कोण बन रहे हैं वह 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में यह शर्त नहीं होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं। यदि प्रत्येक अंतःकोण समकोण होगा तो विकर्ण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, यहाँ भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आयत में एक विशेष गुण होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण हो। ठीक है। अब हम वर्ग को वर्ग के प्रतिबंध है। वर्ग वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए, यहाँ चारों भुजाएं बराबर हैं और यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब AB के बराबर BC है और यह दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं हैं, तो सबसे पहला शर्त जो पॉइंट संलग्न भुजाएं बराबर हो, जैसा कि समचतुर्भुज में था। अगला है प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। अब देखिए, यहाँ कोणों के बारे में कहा गया है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक अंतःकोण समकोण या 90 डिग्री के हों। तो वर्ग के लिए यहाँ प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो यहाँ कोण B, कोण C, इन सभी का मान 90 डिग्री का होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो। ठीक है। तो ABCD को एक वर्ग होने के लिए इसकी संलग्न भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होगा, तो हम उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। अब देखिए, यहाँ कहा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया। ठीक है। अब यह समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें AB बराबर CD तथा AD बराबर BC होगा। ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। दूसरा, एंगल A बराबर एंगल C, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तथा एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। साथ ही समांतर चतुर्भुज है, तो AB समांतर CD तथा BC समांतर AD होगा। ठीक। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब हमसे कह रहा है पहले नंबर प्रश्न में AB बराबर BC। अब देखिए, यह AB है और यह BC है, यह दोनों संलग्न भुजाएं हैं। अगर यह दोनों बराबर हो तो हम इस चतुर्भुज को और किस नाम से पुकार सकते हैं। तो यहाँ BC के बराबर AD है और AB के बराबर CD है। इसका मतलब यदि यह दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यह दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और यह चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ AB बराबर BC बराबर
CD बराबर AD होगा। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण के बारे में नहीं कहा गया है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसलिए यदि AB बराबर BC है तो हम इसे समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, पहले वाली आकृति को हम समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं यदि AB बराबर BC है तो ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, दूसरा नंबर, एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ABC, यह जो कोण है इसका मान 90 डिग्री का है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो A के बराबर कोण C है, तो कोण A यहाँ 90 डिग्री का यदि है और तो इसका सम्मुख कोण कोण C है, तो यह भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और यह दोनों कोण बराबर हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा और यह भी 90-90 के होंगे, तो यहाँ चारों कोण समकोण के हो गए। तो यदि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है तो ABCD एक आयत होगा। ठीक है, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है एंगल ABC बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC। अब देखिए यहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और संलग्न भुजाएं AB और BC यह दोनों संलग्न भुजाएं हैं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और संलग्न भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यह आकृति वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे यदि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC हो तो ABCD एक वर्ग होगा। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न और दूसरे नंबर प्रश्न में हमने देखा कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज होते हैं जिसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें वर्ग के विकर्ण का वर्ग दिया गया है। ठीक है, और हमें वर्ग का परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, और हमें वर्ग की भुजा ज्ञात नहीं है, इसके लिए हमें विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण की सहायता से सबसे पहले हम वर्ग की भुजा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर A√2, या इसे हम भुजा √2 भी कहते हैं। ठीक है, भुजा √2। ठीक, तो यहाँ हमें वर्ग का विकर्ण दिया गया है जो कि 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम यह लिख सकते हैं माना कि वर्ग का विकर्ण बराबर x, विकर्ण को हमने x मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है विकर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या प्रश्न से वर्ग का विकर्ण हमने x माना, तो x का स्क्वायर बराबर क्या है 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर √50। ठीक है, अब 50 को यदि हम रूट से बाहर करें, इसे हम वर्ग मूल से बाहर करें, तो हम इसे लिख सकते हैं √50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, या
x बराबर, अब देखिए यहाँ 5 का 2 का जोड़ा बन रहा है तो यह बाहर निकल जाएगा, तो हम यह लिखेंगे 5 और रूट टू में ही रहेगा, ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार विकर्ण हमें x बराबर 5√2 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब विकर्ण बराबर a√2 होता है तो हम यह लिख सकते हैं, चूंकि विकर्ण बराबर a√2 यह इसका सूत्र है, ठीक है। या अब विकर्ण का मान हमें 5√2 प्राप्त हुआ है तो यहाँ विकर्ण के स्थान पर हम लिखेंगे 5√2 बराबर a√2, ठीक है। अब हम यह लिख सकते हैं a बराबर या a√2 बराबर 5√2, इसे हमने सीधा कर लिया, ठीक है। अब a को बराबर के इधर रहने देंगे और √2 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह 5√2 बटा √2 होगा, ठीक है, और यह √2 कट जाएगा। इस प्रकार a बराबर 5 प्राप्त होगा और a जो है वह वर्ग की भुजा है, ठीक है। तो हमें लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें वर्ग का भुजा प्राप्त हो गया। अब इससे हमें परिमाप को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं 4 गुना 5 बराबर 4 पचे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें वर्ग का परिमाप जो प्राप्त होगा वह 20 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ हमने प्रश्न को कैसे हल करेंगे यह जान लिया। अब हम यहाँ जानेंगे कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र कैसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ग को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने एक वर्ग a, b, c, d की रचना कर लिया, ठीक है, जिसमें a और c को मिलाने पर हमें वर्ग का विकर्ण ac प्राप्त हुआ, ठीक है। हम bd को भी मिलाकर वर्ग का विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजा को हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए यहाँ सभी a होंगे, ठीक। अब देखिए जब हमने वर्ग में उसके विकर्ण की रचना किया तो यह वर्ग 2 बराबर समकोणों में विभाजित हो गया, ठीक है, जिसमें कोण b का मान 90 डिग्री है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ कोण d का मान भी 90 डिग्री है, ठीक है। यह 2 बराबर समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब समकोण त्रिभुज की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ AC हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, तथा BC हमारा आधार, BC बराबर आधार, तथा AB बराबर हमारा लंब होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं को हम इन नामों से जानते हैं। अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है तो हमें लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण जो होता है वह अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। या अब देखिए कर्ण जो है यह वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, AC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर आधार हमारा BC है तो लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस लंब हमारा AB है तो लिखेंगे AB स्क्वायर, ठीक है। या AC हमारा विकर्ण है तो हमें लिख सकते हैं विकर्ण बराबर, अब देखिए यह स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और BC हमारी भुजा है और भुजा को हम A से डिनोट करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस AB भी भुजा है और यह भी A है तो इसे भी हम A स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। या विकर्ण बराबर, अब इसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर। अब अगर हम इसे रूट से बाहर करें तो विकर्ण बराबर, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह होगा 2 गुना A। तो देखिए यह 2 बार A है तो यह रूट से बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा A और √2 रूट में ही रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं A√2,
तो देखिए विकर्ण का सूत्र हमें a√2 के रूप में प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमने यह जाना कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? अब देखिए यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, तो क्या यह पुस्तक आयताकार है या नहीं? तो इसके उत्तर को जानने के लिए हम दो प्रकार की आकृतियों की तुलना करेंगे, जिसमें एक आकृति आयताकार होगी और दूसरी आकृति आयताकार नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने दो प्रकार की आकृतियों को लिया है, जिसमें पहली आकृति जो है वह आयताकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। देखिए यहाँ यह 67 डिग्री का है और यहाँ यह 113 डिग्री का है। इसका मतलब यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और दूसरी आकृति आयताकार है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए यह एक आयताकार आकृति है। अब इसके विकर्ण को देखें, जैसे यह चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, तो इसके विकर्ण AC की लंबाई और BD की लंबाई को हम देखें तो AC की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 5.4 सेंटीमीटर है और BD की लंबाई जो है वह 3.7 सेंटीमीटर है। मतलब इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम आयत ABCD में देखें तो ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है तथा BD की लंबाई भी 7.4 सेंटीमीटर है। मतलब यह विकर्ण की लंबाई बराबर है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पुस्तक आयताकार है या नहीं, तो पुस्तक के आयताकार होने के लिए विकर्ण की लंबाई बराबर होनी चाहिए और प्रश्न में कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे से छोटे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि पुस्तक के विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए पुस्तक आयताकार नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। अब देखिए यहाँ हमसे कहा गया है कि आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक आयत की रचना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने एक आयत ABCD की रचना कर लिया। ठीक है, जिसमें AB तथा AD की संलग्न भुजाएं हैं और इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। अब देखिए इसके विकर्ण AC की लंबाई को यदि हम मापे तो इसकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो रहा है और यदि हम विकर्ण BD की लंबाई को मापे तो इसकी लंबाई भी हमें 10 सेंटीमीटर के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। आयत के विकर्ण आयत को दो बराबर समकोण त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो कर्ण है वह है हमारा AC। ठीक, यहाँ कर्ण है AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार है हमारा BC, तो लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस लंब है AB स्क्वायर। ठीक, अब यह AC बराबर, अब स्क्वायर बराबर किधर में आएगा तो यह रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा रूट और BC की लंबाई जो है वह 8 है, तो इसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस AB की लंबाई जो है वह 6 है, तो इसे लिखेंगे 6 का स्क्वायर। या AC बराबर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 36। या AC बराबर रूट, अब इसे हम जोड़ेंगे तो यह हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और 100 का
अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें, इसे रूट से बाहर करें, तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए मापने पर भी हमें AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर रहे हैं, तो भी हमें लंबाई 10 सेंटीमीटर के रूप में ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। तो देखिए यह प्रश्न भी पांचवें प्रश्न के तरह ही हूबहू है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक आयत की रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक आयत ए बी सी डी की रचना किया है, ठीक है, जिसमें इसकी संलग्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है इसके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। तो यदि हम इसके विकर्ण BD की लंबाई को मापें तो यह हमें 13 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो रहा है, तथा AC की लंबाई को मापे तो यह भी हमें 13 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया कि पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। तो हमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC बराबर रूट AB की लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर तो यह 12 का स्क्वायर प्लस BC की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर तो हमें 5 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, या AC बराबर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह हमें 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हमें 25 के रूप में प्राप्त होगा, या AC बराबर रूट इसे जोड़ेंगे तो 169 होगा, ठीक है। और 169 13 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करेंगे तो यह हमें 13 के रूप में प्राप्त होगा। तो AC की लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ हमने माप कर देखा तो हमें विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और पाइथागोरस प्रमेय से जब ज्ञात किया तो भी हमें विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर के रूप में ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इसके सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ कहा गया समचतुर्भुज, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यह एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, यहाँ हमने एक चतुर्भुज ABCD बना लिया। तो यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, तो इसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर हो। अब यदि हम यहाँ विकर्ण AC या BD को खींचे तो इनमें से कोई एक विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होते हैं। तो मान लिया कि यदि हमने यहाँ BD की रचना किया, ठीक है, और यह BD जो है उसकी भुजा के बराबर है। यदि हम भुजा को A मान ले, ठीक है, यह भी भुजा A है, यह भी A है और यह भी A है, ठीक है, तो इसकी यह जो विकर्ण है यह भी A होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उसका विकर्ण एक भुजा के बराबर हो। तो इनके सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण जो कि इसकी भुजा के बराबर है, इसे दो समबाहु त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ AD, AB और BD यह तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं, चूंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD यह होगा, ठीक है। चूंकि समचतुर्भुज का एक विकर्ण भुजा के बराबर है, तो अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज ABD में AB बराबर AD
बराबर BD। ठीक है, यह तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABD एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ भी 60 डिग्री का होगा, यहाँ भी 60 डिग्री का होगा और यहाँ भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी प्रकार यह जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है BCD, यह इसमें भी यह 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा और यह भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे समचतुर्भुज के चारों कोणों का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तो समचतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 60 डिग्री। देखिए यह 60 हो गया। अब यहाँ देखिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 120 होगा, 120 डिग्री। ठीक है, फिर यह 60 डिग्री और फिर यह 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो क्रमशः 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।